हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन। आज हम डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में सीखेंगे। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। ओके, so today's topic is direct and inverse proportion. इस टॉपिक में हम दो सब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन ढूंढेंगे। कैसा रिलेशन? अगर एक सब्जेक्ट इंक्रीज हुआ, यानी कि अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, अगर इस सब्जेक्ट को इंक्रीज हुआ देन इस सब्जेक्ट में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये हम ढूंढेंगे। अगर इस सब्जेक्ट में डिक्रीज हुआ तो इस सब्जेक्ट में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो हम ढूंढेंगे। सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। मान लो हमारे पास दो सब्जेक्ट है, ए सब्जेक्ट ए एंड द सब्जेक्ट इज बी। अगर ए इंक्रीज हुआ दैट इंप्लाइज बी भी इंक्रीज होगा, देन ए आर बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर ए डिक्रीज होता है एंड उसके साथ साथ बी भी डिक्रीज हो गया तो दे आर ऑल्सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स if two subjects are increase or decrease simultaneously, two subjects increase or decrease simultaneously, then the relation is direct proportion. Example देखते हैं. Assume if a price of an egg is rupees 5, suppose. Now what will be the prices of 2 eggs? Basically 5 into 2, that is rupees 10. So here you can see, when the number of eggs is 1, then the price is 5. When the number of eggs increases, then price also increases. Look here. When the number of eggs are 3, then the price will be 15 and again increases. If this subject A increase, subject A means number of eggs here is the subject 1 is increased, then the price is the subject 2 or subject B, I'm saying, then that also increases. So these two subjects are in direct proportion. Okay. Now let's take another example. Okay. Let number of, क्या हो रहा है ये? Okay. Number of 3 chocolates here and price is 30 rupees. Okay. So what will be the price of one chocolate? Basically 30 by 3 equals to 10 rupees. So here you can see the number of chocolates decreases here, then the price is also decreases. So my subject 1 is, okay, ये कौन सा कलर हो गया, ये वाला. तो अगर ये मेरा सब्जेक्ट 1 है जो कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स वो अगर डिक्रीज करता है तो ये मेरा सब्जेक्ट बी जो है वो भी डिक्रीज करेगा. तो ये दोनों सब्जेक्ट कौन सी रिलेशन में है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब आते हैं फॉर्मूले के बारे में. यहाँ पे जगह है नहीं, ओके, यहाँ. अगर मेरे पास दो सब्जेक्ट है ए एंड बी, फॉर्मूले पे आते हैं. अगर मेरे पास दो सब्जेक्ट है ए एंड बी, अगर सब्जेक्ट ए एक्स है, सब्जेक्ट बी एक्स के रेस्पेक्ट में होगा वाई. सपोज अगर सब्जेक्ट ए में मेरा पी है तो पी के रेस्पेक्ट में सब्जेक्ट बी होगा क्यू. अगर ए और बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, देन द फॉर्मूला इज एक्स इज टू पी इक्वल्स टू वाई इज टू क्यू. अगर एक्स बाई क्यू जो होगा वाई बाई क्यू भी वही होगा, एक्स बाई पी जो होगा वाई बाई क्यू भी वही होगा, यानी कि यहाँ एक्स बाई पी होगा जो वाई बाई क्यू भी वही होगा. और हम इस मेथड को न्यूमेरिकल मेथड में भी कर सकते हैं. ठीक है.
एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। यहाँ ओके परफेक्ट। देख लो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। इफ 7 kg sugar cost rupees 115.50 then what is the cost of 12 kg sugar। यहाँ पे 7 kg शुगर का कॉस्ट दिया गया है, तो 12 kg शुगर का कॉस्ट क्या होगा। अगर शुगर 7 kg है और 7 kg से अगर 12 kg यानी कि इंक्रीज होता है तो फिर कॉस्ट का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। तो दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा है शुगर, वो भी केजी में, यहाँ पे मेरा है कॉस्ट रुपीज में। ओके हम इस फॉर्मूले को यूनिटरी मेथड में भी एक बार करेंगे, ठीक है, हम इसको यूनिटरी मेथड में भी एक बार करेंगे। सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट 12 kg शुगर कॉस्ट एक्स रुपीज। ठीक है, तो अगर मेरा 7 kg शुगर है तो उसका कॉस्ट है यहाँ पे 115.50। ठीक है, अगर शुगर मेरा 12 kg है तो उसका कॉस्ट है एक्स। अब हमने क्या सीखा यहाँ पे फॉर्मूले में कि एक्स इज टू पी जो होगा वाई इज टू क्यू वही होगा अगर ए और बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे जो शुगर का जो वेट है और उसके साथ जो कॉस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो इसीलिए 7:12 जो होगा वो 115:50:x नहीं होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे। अच्छा, अब इसको हम यूनिटरी मेथड में करेंगे। 7 kg शुगर कॉस्ट कितना है 115.50। तो 7 kg शुगर कॉस्ट अगर ये है तो 1 kg शुगर कॉस्ट कितना होगा, इससे कम होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिविजन करना पड़ेगा, यहाँ पे कर देंगे। एंड देन 12 kg शुगर का कॉस्ट क्या होगा, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको फिर से सेम इक्वेशन मिला है, यहाँ पे देख सकते हो सेम इक्वेशन मिला है। तो हमारा आंसर फिर से 1980 आएगा। ये कैलकुलेशन जरा चेक कर लेना, ठीक है। तो समझ में आया। तो ऐसे तुम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को तो यूनिटरी मेथड में कर सकते हो, लेकिन इसके बाद का जो प्रॉब्लम है वो मैं यूनिटरी मेथड में नहीं करने वाला, वो आप खुद कर लेना, क्योंकि यूनिटरी मेथड आप शायद सीखा होगा क्योंकि इसके पहले के सिलेबस में यूनिटरी मेथड था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा कि ये मच इजियर है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ अगर 8 मीटर क्लॉथ का जो प्राइस है वो 250 है तो 5.8 मीटर क्लॉथ का क्या होगा। देखते हैं। लेट 5.8 मीटर क्लॉथ कॉस्ट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे क्लॉथ, दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, एक है क्लॉथ की लेंथ जो कि है मीटर में और एक है प्राइस या कॉस्ट, कोई भी आप ले सकते रुपीज में। ठीक है, सो अगर मेरा क्लॉथ अगर 8 मीटर है तो उसका प्राइस क्या है 250 है। अगर मेरा क्लॉथ 5.8 मीटर होगा तो उसका प्राइस क्या होगा 8। देखो क्लॉथ का अगर लेंथ अगर डिक्रीज हो गया तो प्राइस भी डिक्रीज ही होगा। तो ये मेरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्योंकि दो सब्जेक्ट जो है वो एक साथ डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा 8:5.8 इक्वल्स टू 250 टू यानी कि 8/5.8 इक्वल्स टू 250/8। दो से काटेंगे तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट ये वाला सवाल देखो, मैं इस सवाल को थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूँ थोड़ा सा, हाँ हो गया। सवाल देखो, बोल रहा है कि एक कार कैन ट्रेवल्स 432 किलोमीटर ऑन 48 लीटर पेट्रोल, ये लीटर है, लीटर पेट्रोल, हाउ मच वुड इट ट्रैवल 20 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि अगर मेरे पास पेट्रोल 48 लीटर है तो मैं
ये डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ काफी सर, ठीक है। अगर मेरे पास पेट्रोल यही होता तो मैं कितनी दूर जा सकता था। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी एक्स। तो यहाँ पे मेरे पास दो सब्जेक्ट है, एक है पेट्रोल लीटर में और एक है डिस्टेंस। जब मेरे पास पेट्रोल 48 लीटर था तब मेरे पास डिस्टेंस कितना था, 432 किलोमीटर। अब जब मेरे पास 20 लीटर पेट्रोल है तो मेरे पास कितना डिस्टेंस है, एक्स। ओके। अगर मेरे पास पेट्रोल कम है तो मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं कम जाऊंगा, डेफिनेटली कम। इसका मतलब क्या है, जो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल है और जो डिस्टेंस है ये दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। क्योंकि अगर मेरे पास पेट्रोल यहाँ पे डिक्रीज होता है तो डिस्टेंस भी बेसिकली डिक्रीज ही होगा। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला है वो, ठीक है। यानी कि 48/20। वन सा थ्री, थ्री फोर 13, फोर 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 से ये पीछे जाएगा 24, यानी कि 44,190 किलोमीटर। तो हम 20 लीटर पेट्रोल से कितना दूर जा सकते हैं, इतना दूर। ये हमारा आंसर रेडी हो गया। अब ये वाला एक बढ़िया सवाल है, देखो। 5 men और 7 women कैन अर्न ₹5 to 5 पर डे। मैंने एक ही दिन में 5 मेन भी जो कमाते हैं वो 7 वुमेन भी वही कमाते हैं, ठीक है। वो ये, तो 10 men and 13 women एक साथ, एंड है यहाँ पे एंड, कितना कमाए। तो हम सबसे पहले एक चीज लिख लेंगे, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, एक है पर्सन और एक है रुपीज, द अमाउंट। ओके। बट यहाँ पर्सन में दो वैरायटी है, एक मेल है और एक वीमेन। तो हम कोई भी एक में शिफ्ट हो जाएंगे, देख लो कैसे। 5 मेन जितना अर्न करता है उतना 7 वीमेन अर्न करता है ना, ठीक है। तो अगर 1 मेन कितना अर्न करेगा, ऑब्वियसली 5/7 वीमेन। अगर यहाँ पे 5 से 1 हो गया यानी कि 5 डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे भी 5 डिवाइड होगा, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल टू सिंबल है। अगर इक्वल टू सिंबल होगा तो बोथ साइड सेम ऑपरेशन होता है ना। तो अगर यहाँ पे 1 मेन का निकल गया तो यहाँ पे कितना मेन है, 10। तो 10 मेन का कितना अर्निंग होगा, 10/5 into 10 वुमेन का अर्निंग होगा। इसका मतलब 5 to 14। इसका मतलब 10 मेन का जो अर्निंग है वो 14 वुमेन के बराबर है। ओके। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 10 men and 13 women। तो 10 men प्लस 13 women, एंड की वजह से यहाँ पे प्लस हुआ है। इसका मतलब क्या है, 10 men का मतलब कितना है, वो 40 women के बराबर है। तो 40 + 30 टोटल वुमेन है अर्निंग। यहाँ पे भी अर्निंग ही चाहिए है। ओके। तो ये कितना हुआ, 27 वुमेन का अर्निंग। तो हमें अल्टीमेटली 27 वुमेन के अर्निंग निकालना पड़ेगा। क्लियर। अब देखो, 7 वुमेन 7 वुमेन जितना अर्न करेगा उससे ज्यादा वुमेन तो उससे ज्यादा ही अर्न करेगा ना। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वुमेन अर्निंग 7, यहाँ पे होगा 5 to 5 27, कितना होगा, हम एक्स कम कर लेते हैं। लेट द अमाउंट, द रिक्वायर्ड अमाउंट बी एक्स। ओके। तो ये क्या है, अगर नंबर ऑफ वुमेन इंक्रीज हुआ है तो अर्निंग भी इंक्रीज ही होगा, है ना।
अगर 7 से जो 27 है वो तो इंक्रीज हुआ है ना, तो ये अर्निंग भी तो इंक्रीज ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 7:27 जो है वो 5:5:X, यानी कि 7/27 = 5:5. इसका मतलब एक्स क्या है, 5:5 × 27/7, 9 5 5. तो ये है हमारा अर्निंग। मगर अब जब हम आंसर लिखेंगे तब हम 27 को वुमेन नहीं लिखेंगे, तब हम लिखेंगे 10 men and 13 women will earn ये वाला वैल्यू। तो आंसर लिखेंगे 10 men और एंड नॉट और 13 women will earn ₹2025। आप इसको मेन में भी कन्वर्ट कर सकते थे, यानी कि आप वुमेन में ना कन्वर्ट करके मेन में कन्वर्ट करके आप इसका आंसर निकाल सकते थे, वो भी ऐसा ही सेम आंसर भी निकलेगा। ओके, अब आता है इनवर्स प्रोपोर्शन में। सपोज ये तुम्हारा एक घर है, ठीक है, ये तुम्हारा एक घर है, तो तुमने इसको पेंट करने के लिए एक आदमी को हायर किया है। तो इस आदमी को इस घर को पेंट करने के लिए 50 डेज लगता है। सपोज 50 डेज लगता है एक आदमी को इस घर को पेंट करने के लिए। अब मैं ऐसे 2 आदमी लगाता हूँ, ठीक है। तो 2 आदमी को ये सेम घर पेंट करने के लिए क्या 50 डेज लगेगा, या उससे कम डेज लगेगा, या उससे ज्यादा डेज लगेगा? बेसिकली उससे कम समय लगेगा ना। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मेन अगर ये इंक्रीज होता है तो टाइम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब हम 3 मेन लगाते हैं। अब 3 आदमियों को इस घर को पेंट करने के लिए, सेम घर को पेंट करने के लिए हमें और भी कम समय लगेगा। यानी कि यहाँ पे हमें 2 सब्जेक्ट है, एक है मेन, नंबर ऑफ मेन, और यहाँ पे है टाइम। तो अगर एक सब्जेक्ट इंक्रीज होता है तो दूसरा सब्जेक्ट ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अगर एक सब्जेक्ट को हम कम कर देंगे यानी कि डिक्रीज कर देंगे तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर तीनों आदमियों को इस घर को पेंट करने के लिए जितना समय लगता है, एक अकेले आदमी को उस घर को पेंट करने के लिए ज्यादा समय लगेगा ना। तो अगर नंबर ऑफ मेन अगर डिक्रीज हो गया तो टाइम तो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में। इसका मतलब क्या है, अगर पहला वाला जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट 1 वो अगर इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या है सब्जेक्ट 2 ये डिक्रीज हो जाएगा। और अगर सब्जेक्ट 1 जो है वो अगर डिक्रीज होता है तो सब्जेक्ट 2 जो क्या है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि उल्टा ऑपोजिट। तो तब होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन फॉर्मूला तो जरूरी है ना, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। ये पहला फॉर्मूला है ए, ये पहला, दूसरा सब्जेक्ट बी। ये सब्जेक्ट 1 है ए, ये सब्जेक्ट 2 है बी। अगर इसका रिस्पेक्ट एक्स है तो इसका रिस्पेक्ट में क्या निकलेगा, यहाँ पे वाई। अगर यहाँ पे पी है तो इसका रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है क्यू। ठीक है, यहाँ पे देख लो, जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थे तब हम कर रहे थे क्या, x:p=y:q। मगर यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है तो यहाँ पे y:q की जगह हम इनवर्स कर देंगे, q:y कर देंगे। समझ में आया? यानी कि x/p जो है, x/p जो है वो p बाय वो q बाय y हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला इनवर्स हो जाएगा, यानी कि अगर x:p यहाँ पे है तो यहाँ पे y:q नहीं होगा, यहाँ पे q:y हो जाएगा। चलिए एक प्रॉब्लम करके देख लेते हैं।
देखो 78 men can do a piece of work in 52 days. तो 78 men को क्या टाइम लग रहा है? 52 डेज लग रहा है। तो अगर हम सेम काम को 13 डेज में करना पड़े तो हमें क्या लगेगा? नंबर ऑफ मेन क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली अगर समय कम चाहिए तो हमें और भी लोग लगेंगे, तो नंबर ऑफ मेन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो लेट नंबर ऑफ मेन dx। तो दो सब्जेक्ट है, एक है मेन और दूसरा है टाइम यानी कि डे। तो अगर 78 मेन हुआ तो टाइम कितना लग रहा है? 52 डेज लग रहा है। मगर हमें चाहिए क्या? 13 डेज यानी कि एक्स में। अब फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं? तो 78 is to x equals to not 53 is to 13, it is 13 is to 52. Why? Because they are in inverse proportion. Inverse proportion. बिकॉज अगर टाइम को डिक्रीज करना है तो मेन को इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 78 by x equals to 13 by, तो x equals to तो कितना मीन जरूरी है? 312। अब हम इसको इस प्रॉब्लम को हम यूनिटरी मेथड में करके देखते हैं। ये मैं एक पहला वाला प्रॉब्लम ही कर रहा हूँ यूनिटरी मेथड में। इसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो हमें चाहिए क्या? नंबर ऑफ मेन चाहिए, तो मेन को हम राइट साइड में रखेंगे और टाइम को लेफ्ट साइड में रखेंगे। ओके, देखो इन 52 डेज मेन कितना चाहिए? 78। इन वन डे अगर एक दिन में करना पड़े तो हमें ज्यादा मेन चाहिए ना, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो हम यहाँ पे 52 से जब वन में आते हैं तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नॉट डिविजन करेंगे, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता तो हम हमको 78/52 करते, लेकिन हम यहाँ पे ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ओके, इन 13 डेज मेन विल बी 78 into 52 by 13। देखो सेम इक्वेशन ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी आंसर 1 टू ही होगा। समझ में आया? एक और प्रॉब्लम करते हैं, चलो। ओके, ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा बढ़िया है, देख लो। 180 men had food provision for 300 days, यानी कि 180 आदमियों के लिए 300 दिन का खाना था। ओके, आफ्टर 10 days 60 men died ड्यू टू एपिडेमिक कोविड-19। 10 दिन के बाद 60 जो कोविड के लिए वो गुजर चुके। 10 दिन के बाद 60 men। तो हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट, यानी कि बाकी जो मेन है, जो रिमेनिंग है, उनके लिए जो फूड है वो कितने दिन लास्ट करेगा। ठीक है, तो अगर एक चीज देख लो, सबसे पहले ये समझ लो, अगर मेन नंबर ऑफ मेन अगर इंक्रीज होता है तो खाना क्या ज्यादा दिन टिकेगा या कम दिन टिकेगा? सोचो, तुम्हारे घर पे जो खाना है वो तुम एक अकेले आदमी खाते हो, वो भी एक दिन में। ठीक है, पूरे दिन। अगर तुम्हारी जगह 3 भाई बहन है, सोचो घर में 3 आदमी है तुम्हारे अलावा, तो वो सेम खाना खा रहे हैं, तो वो खाना क्या एक दिन पूरा टिकेगा ना कि उससे कम टिकेगा? कम टिकेगा। तो यानी कि अगर नंबर ऑफ मैन इंक्रीज होता है तो डे भी इंक्रीज ही हो, डे भी डिक्रीज होगा। अगर नंबर ऑफ मैन डिक्रीज होता है तो डे इंक्रीज होगा, ज्यादा दिन टिकेगा, है ना? तो अब हम देखते हैं कि 180 में आदमी में से 60 आदमी गुजर चुके हैं, तो कितना बचा? 120 बराबर। तो अगर 120 के लिए खाना कितने दिन बचेगा ये हमें देखना पड़ेगा।
देखो 300 दिन में से अगर 10 दिन घट गए तो कितना होता है? 290 डेज रहना है। ठीक है, तो 10 दिन तक हमने देखा जो सारे बच गए थे, यानी कि 180 में, उसके लिए तो 290 दिन तो खाना रहेगा था ना। अगर कोई नहीं मरता, अगर 10 दिन के बाद कोई नहीं मरता तो जो खाना था वो 290 दिन तक ही रहता ना, 180 मेन के लिए। यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मेन जो है और ये डे है। अगर 180 मेन था, 10 दिन के हिसाब से हम कर देंगे। 10 दिन के बाद जे जे माने 10वां दिन हम देख रहे हैं कि 180 जो मेन जो थे उसके लिए खाना ठीक रहा था 290 दिन। बट 10 दिन में 60 आदमी गुजर चुके, तो रहा है कितना? 120 आदमी। यानी कि जो नंबर ऑफ मेन जो थे वो डिक्रीज कर गया। तो खाना क्या 290 दिन रहेगा? नहीं, उससे ज्यादा रहेगा। तो खाना क्या करेगा? जो डे जो होगा क्या इंक्रीज होगा। हम इसको एक्स मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ डे बी एक्स। तो यहाँ पे क्या है? ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो हम अप्लाई करेंगे 180 टू 120 इक्वल्स टू एक्स इज टू 290, सॉरी, है ना। यानी कि 180 बाय 120 इक्वल्स टू एक्स बाय 290। तो एक्स इक्वल्स टू 180 इंटू 290 120 6263 2 से डिवाइड करते हैं 435 डे रहेगा। यानी कि रिमेनिंग जो आदमी बचा उनके लिए जो रिमेनिंग फूड है वो कितने दिन लास्ट करेगा? 290 नहीं, अब 435 डे लास्ट करेगा। समझ में आया? तो दिस इज फॉर टुडे। अगर इस वीडियो में मिनिमम 100 लाइक्स आ जाए तो मैं इसका एडवांस पार्ट जो है यानी कि रूल ऑफ थ्री, जहां पे हम 3 सब्जेक्ट को लेकर काम करेंगे, एक्चुअली वहां पे डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन के जो मिक्स है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम करेंगे। उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम तभी करेंगे अगर इस वीडियो में मिनिमम 100 लाइक्स आ जाए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगली बार।